मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ओपी गुप्ता पीआरई। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम कवर करें इससे पहले थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करवा दें पिछले लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम देखें ऑक्टेन नंबर का एक बढ़ता हुआ क्रम लिखें, जो ऑक्टेन नंबर का एक बढ़ता हुआ क्रम है, ऑर्डर है, हम उसको देखें। लिख लो। नंबर 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर। ठीक, अब जो कंपाउंड लिख रहे हैं उनमें ऑक्टेन नंबर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। जैसे पैराफिन आता है तो नॉर्मल पैराफिन के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्मल पैराफिन का जो ऑक्टेन नंबर है वो सबसे कम होता है। फिर ओलिफिन आता है, बढ़ता हुआ दिखाना है ना, तो ओलिफिन का आता है ऑक्टेन नंबर। फिर नेप्थीन का आता है, जैसे नेप्थीन। फिर आता है आइसोपैराफिन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैराफिन बोलता है ना तो इस तरीके से लिख ले। अगर वो आइसो और नॉर्मल बोलता है तब तो आप इसी क्रम में रखिए, और नहीं बोलता है तो दोनों पैराफिन को एक जगह रखिए, सबसे पहले रखिए। ठीक, और सबसे ज़्यादा होगा एरोमेटिक का। ठीक, क्लियर है बात? इस तरीके से आपको समझ लेना है। यही क्रम आपको सीट नंबर में फॉलो करना, बस उल्टा कर देना। सीट नंबर में यही क्रम फॉलो करना है, बस क्या करना है, थोड़ा उल्टा कर देना। वो क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीट नंबर। ठीक, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज़्यादा सीटेन नंबर किसका होगा, नॉर्मल पैराफिन का होगा, जबकि ऑक्टेन नंबर सबसे कम होगा नॉर्मल पैराफिन का। नॉर्मल पैराफिन का ऑक्टेन नंबर सबसे कम और सीटेन नंबर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, उसी प्रकार से एरोमेटिक फोकस करिए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर एरोमेटिक का होता है और सबसे कम एरोमेटिक का सीटेन नंबर होता है। ठीक, अगर हम इसी तरीके से स्मोक पॉइंट के बारे में बात करें, अगर हम स्मोक पॉइंट को भी देखें नंबर 3 पे, ऐसे ही स्मोक पॉइंट देखें तो जिस तरीके से ऑर्डर हमने दिखाया है सीटेन नंबर का, स्मोक पॉइंट का वही ऑर्डर रहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्मोक पॉइंट। ठीक, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन चुका है और बनेगा भी, बीटेक डिप्लोमा दोनों के लिए, कि भाई स्मोक पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्मोक पॉइंट की कहानी ये है कि इसमें जो ऑर्डर हमने देखा सीटेन नंबर का था वही ऑर्डर अभी मुझे इसका मिलने वाला है। ठीक, सेम ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट, सेम ऑर्डर जो दिखाया है वो आपको मिलेगा, यानी एरोमेटिक का जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे कम है। इसलिए हम बोलते हैं एरोमेटिक कंटेंट अगर ज़्यादा होगा स्मोक पॉइंट घट जाएगा। राइट, ये बात आपको यहाँ से क्लियर होती है।
एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसको हम ले लेते हैं कि सर सीटेन नंबर जो हम यहाँ पर यूज करते हैं आजकल, दुकानों पे जाते हैं हम डीएल ले लेते हैं, अपना ट्रैक्टर में डाल लेते हैं, गाड़ी में डाल लेते हैं, तो डीएल की क्या कहानी है सर, उसका सीटेन नंबर कितना होता है। ठीक, तो अगर हम देखें कि जो आजकल मुझे डीजल मिल रहा है, ठीक, तो डीजल, ये डीजल हो गया, ठीक, ये डीजल हो गया, और कैसे इसको लिखें, पहला है कि नॉर्मल डीजल, ठीक, दूसरा टाइप 2 डीजल, टाइप 2 टाइप का डीजल, सेकंड क्वालिटी का, और एक ले लें प्रीमियम डीजल, प्रीमियम क्वालिटी का। ठीक, तो जो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल अगर बात करें तो आपको 47 सीट नंबर, ठीक, सीट नंबर अगर नॉर्मल बात करें तो 47, 55, 42, 42, 40 से 42 सेकंड टाइप का, और जो प्रीमियम क्वालिटी का है उसका अच्छा होता है, उसका स्टार्ट 47 से हो रहा है और 52 रेंज में होता है। ठीक, एक जनरल है, अच्छा भी मिल सकता है, ख़राब भी मिल सकता है, ये सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये इसको 47 ने 45 करो, ठीक है, 45 to 50 है, तो ये सब इसके जनरल एक वैल्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अपना लेक्चर नंबर 4, और आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, पहला ऑप्शन इज ए मेजर ऑफ फ्लैश पॉइंट। लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दिखाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, एक्चुअली विस्कोसिटी इंडेक्स हमें यह बताता है कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर किसी अदर ऑयल का पे टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी में क्या फ़र्क आता है। ठीक, अगर हमने टेम्परेचर इतना चेंज किया है तो उससे विस्कोसिटी में कितना चेंज आएगा, विस्कोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी तो तेज़ी से बढ़ेगी या फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इसके बारे में बताता कौन है, विस्कोसिटी इंडेक्स बताता है। तो इसमें लिखो विस्कोसिटी इंडेक्स की डेफिनेशन लिखो, इट इज द मेजर ऑफ, मैंने आपको पढ़ाया था पीआरए में, मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ठीक, इट इज मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ में, ये हमें बताता है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने का फार्मूला है L माइनस यू अपॉन L माइनस H इंटू 100। ठीक, ये क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने का फार्मूला है, समझ गए। एक तो डेफिनेशन यहाँ क्लियर होगा, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा भैया फार्मूला क्या है, क्लियर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इज द मेजर ऑफ फ्लैश पॉइंट, तो फ्लैश पॉइंट का मेजरमेंट नहीं होता है
ये आपने यहाँ से समझ लिया। इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ठीक, ये बात आप समझ गए, बी सही है। यहाँ से देखा आपने, शुड बी लो, विस्कोसिटी इंडेक्स लो होना चाहिए। अब ये कहानी समझो, अगर विस्कोसिटी इंडेक्स लो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू ऑफ हाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर विस्कोसिटी, ये ऑन विस्कोसिटी। ठीक, ऑन लगता है, नहीं लगता, ऑन नहीं लगता है। ठीक, चलो, विस्कोसिटी ऑन विस्कोसिटी। अगर कहीं पर विस्कोसिटी इंडेक्स लो है, इसका मतलब अब विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है टेम्परेचर के साथ में। अब हमें ये बताइए, हमने किसी गियर बॉक्स में या कहीं पर भी ऑयलिंग कर रखी है, लुब्रिकेशन ऑयल वहाँ फिल कर रखा है, जैसे ही मूविंग पार्ट मूव करेगा तुरंत क्या होगा कि बहुत तेज़ी से वो ऑयल हीटअप होगा। ऑयल जब हीटअप होगा तो उससे क्या होगा, विस्कोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मालूम पड़ता है गर्म करने पर विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है विस्कोसिटी, जिससे क्या होगा, विस्कोसिटी डाउन होने पर दिक्कत क्या होती है, लीकेज चांस बहुत बढ़ जाता है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स लो होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है शुड बी लो, तो ये गलत है, ये लो नहीं होना चाहिए। जो बात समझ में, लो नहीं होना चाहिए। ननाब जी है नहीं क्योंकि मुझे बी मिल चुका है, इसलिए 16 जो ऑप्शन है उसका 16 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ये बात समझ आ गई। अब स्टूडेंट का अच्छा, इसमें उल्टा अगर कर लो, विस्कोसिटी इंडेक्स जो है अगर वो हाई है तो इसका मतलब है कि इफेक्ट कम पड़ेगा, लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। क्लियर। अब सर इसमें एल क्या है फार्मूले में, यू क्या है और एच क्या है, ये समझो। देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के लिए हमने 2 कंपाउंड लिए थे, और दोनों क्या है कि वो एक तरीके से रेफरेंस कंपाउंड थे। आपको याद करा दें, अगर हमने सीटेन नंबर के लिए 2 कंपाउंड लिए थे, एक तो आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। ठीक, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये 2 कंपाउंड हमने लिए थे। वैसे सीटेन नंबर के लिए हमने हेक्साडीकेन, इसको हम सीटेन भी कहते हैं, और दूसरा हमने लिया था मेथिल नैनोन। ठीक, मेथिल नैनोन। क्लियर बात, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हेप्टामेथिल नैनोन, तो ये 2 कंपाउंड हम लोगों ने लिए, और उसी प्रकार से विस्कोसिटी इंडेक्स निकालने के लिए भी हमने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं। तो इसमें यू देखो, यू क्या है, यू क्या है, व्हाट इज यू। जो यू है लिखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड of the oil whose viscosity index is to be calculated। क्लियर। जिस भी ऑयल का, जिस भी फ्यूल का मुझे विस्कोसिटी इंडेक्स निकालना है, उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू, समझ गए, यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी चाहिए मुझे किसकी, जिस ऑयल का मुझे BI निकालना है, और किस टेम्परेचर पर, 40 टेम्परेचर पर। कैसे पता करोगे, 40 टेम्परेचर पर उसकी आप निकाल लोगे विस्कोसिटी,
और डेंसिटी जो होगी उस टेम्परेचर पर, उससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ये। क्लियर। यू का मतलब यहाँ पर ये है। अब बच्चे सर एल और एच क्या है? एल और एच देखो, एल मतलब लो और एच मतलब हाई। क्लियर। लिखो एल का काइनेमेटिक विस्कोसिटी, के भी मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऐसे देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ एन ऑयल ऑयल whose viscosity index is 0। ठीक, जिस ऑयल का विस्कोसिटी इंडेक्स 0 होता है उस ऑयल की 40 डिग्री पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हमें लेना है, उसी को हम एल कहते हैं। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एल बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा ऑयल है जिसका विस्कोसिटी इंडेक्स 0 है? क्योंकि 0 का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ा हो या घटा हो। किसी भी लिक्विड का, ये लिक्विड होते हैं सब, इन लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डाउन होती है। ये लगभग सबके लिए होता है। बट एक ऐसा हमने फ्यूल यहाँ पर लिया है जिसका लगभग चेंज उसमें नहीं होता है। ठीक, उसको हम रेफरेंस फ्यूल कहते हैं। जैसे हमने रेफरेंस फ्यूल कंपाउंड लिए थे ऑक्टेन सिटी नंबर में, वैसे यहाँ पर हमने एक रेफरेंस फ्यूल लिया है, रेफरेंस ऑयल लिया है। और उस रेफरेंस ऑयल के बारे में हमें सोचना है। और उसका नाम है टेक्सास कोस्टल ऑयल। टेक्सास कोस्टल ऑयल। क्लियर। टेक्सास कोस्टल ऑयल ये रेफरेंस ऑयल है जिसका विस्कोसिटी जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसकी विस्कोसिटी इंडेक्स 0 है। ठीक, उसका मुझे रखना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैल्यू। इन सब की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या है? विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। एल यू क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है किसकी? जिसका मुझे बी आई निकालना है किस टेम्परेचर पर? 40 टेम्परेचर पर। क्लियर। ये बात बहुत डाउट हो जाता है स्टूडेंट को, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यू एल ओ एच जिस सभी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, मतलब इन सब की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी, समझेगी। बट यू क्या है? यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका जिसका बी आई मुझे निकालना है, उसका टेम्परेचर क्या है? 40 है। वैसे एल क्या है? एल काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उस ऑयल की जिसका बी आई 0 हमने माना है, रेफरेंस के तौर पर लिया है। ठीक, और किस टेम्परेचर पर लेना है? बी उसका के बी किस टेम्परेचर पर लेना है? 40 पे, जैसे उसका लिया। अब एच पे आ जाओ। सेम एच में क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ऑयल हुज बी आई विस्कोसिटी इंडेक्स, इसका कितना होना चाहिए? इज 100। क्लियर। इसका 100 है भैया विस्कोसिटी इंडेक्स। इसके लिए हम जो रेफरेंस ऑयल लिया है, हमने जो इसके लिए रेफरेंस ऑयल लिया है वो रेफरेंस ऑयल भैया क्या होता है? एक पैराफिनिक ऑयल होता है। देखो, पेंसिल्वेनियन PENNSYLBANIAN एक तरीके से पैराफिनिक ऑयल है। पेंसिल्वेनियन ऑयल, इसका विस्कोसिटी इंडेक्स कितना होता है? 100 होता है। उसका मुझे क्या लेना है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेना है। किस टेम्परेचर? 40 पे लेना है। क्लियर। सिंपल सा है, बहुत कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स में, हम आपको सिंपल समझा दें। ए एल यू एच तीन चीज़ हैं, एल यू एच।
एक क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी है किसकी, जिस ऑयल का मुझे BI निकालना है उस ऑयल की, किस टेम्परेचर पर, 40, सबके 40 पे लेंगे। यू क्या है, यू जो है, यू उस ऑयल की काइनेटिक विस्कोसिटी है जिसका BI 0 है, और एच क्या है, उस ऑयल की काइनेटिक विस्कोसिटी है जिसका BI क्या है, 100 है। ही 0 वाला को टेक्सास कोस्टल ऑयल हम बोलते हैं, वो रेफरेंस फ्यूल है। इसी प्रकार से जो एक हाई रेफरेंस फ्यूल है, पेंसिल्वेनियन ऑयल। ठीक, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, ये तो एच, देखो एच और एल ये तो कांस्टेंट हो गए, सेम लेना, बस इसका मुझे चेंज कर देना यू की वैल्यू, और मुझे ऑटोमेटिक BI मिलता जाएगा सबका। क्लियर। तो BI इसका ज़्यादा होता है वो टेम्परेचर से कम प्रभावित होता है, और उसका कम होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। देखिए, इट इज, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका, किस साइंटिस्ट ने इसको दिया। इट इज प्रपोज्ड बाय डीन एंड डेविस, राइट। इस पूरे क्वेश्चन जो समझाया मैंने, इससे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तरह तरह से बन चुके हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है कि पावर पॉइंट ऑफ पेट्रोफ्यूल इज मल्टीपल ऑफ 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, मल्टीपल ऑफ 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीजेज टू द फिलो। कह रहे हैं पावर पॉइंट किसका मल्टीपल होता है, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, या फिर 5 डिग्री बिलो द टेम्परेचर एट विच, या फिर जो है 5 डिग्री कम होता है जिस टेम्परेचर पर वो सीज हो जाता है, बहना बंद कर देता है, उस टाइप 5 डिग्री कम होता है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्योंकि जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट होता है वो क्या है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड का मल्टीपल होता है। इट इज अ मल्टीपल ऑफ, इट इज अ मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, फिर भी लिख लो, लिखो, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। देखो जैसे जैसे किसी फ्यूल को आप ठंडा करते आओगे, टेम्परेचर डाउन करते आओगे, उसका बहना कम होता जाएगा। ठीक, बात समझ गए। उससे ऊपर पर तो बहेगा। मान लो एक ऐसा है जो 14 डिग्री पे बहना बंद कर देता है, तो 15, 16, 17 इन सब पे बहेगा, मगर 13, 12 इन सब पे बंद रहेगा, फ्लो बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लिखो, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इन मल्टीपल ऑफ, इन मल्टीपल ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड at which the oil is observed to flow। ठीक, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे मुझे फ्लो मिलता है, महीने में तो फ्लो बंद हो जाता है, फ्लो तो इन सब 13, 14, 12 सब पे बंद ही है। कौन सा कम से कम टेम्परेचर फ्लो मिलता है, तो 14 टेम्परेचर है जिसमें फ्लो मुझे मिलता है। समझ गए। तो 14 क्या हो जाएगा, इसका पावर पॉइंट हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि भाई पावर पॉइंट को आपको 3 डिग्री सेंटीग्रेड के, 3 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग लेना है मल्टीप्लाई में।
तो 14 3 के मल्टीपल में नहीं आता है, 15 आता है, तो हम 15 को बोलेंगे इसका पावर पॉइंट। समझ गए? तो आई एज ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर हम इसको फिर 12 ले लें, तो अगर 12 डिग्री ले लें तो 12 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 12 पे फ्लो नहीं देखा जाता है। समझ गए? कंडीशन क्या है, उस पर फ्लो देखा जाना चाहिए, तो 15 फ्लो देखा जाएगा, और वो निकटतम भी है 14 के। समझ गए? और 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। आप बोलो सर 3 का मल्टीपल ही क्यों होना चाहिए? तो ये जो साइंटिस्ट ने दिया है उनसे पूछ सकते हो। समझ गए? इस पर कहीं बात करेंगे, इसका टेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट टू फ्लो, जब इसको ठंडा करते हैं तो लिखो वेन मान लो 35 पे है, फ्लो सीज देखना है किस फ्लो पे, किस टेम्परेचर फ्लो सीज होता है, तो उसके लिए हमें घटाना पड़ेगा टेम्परेचर। कूल्ड एंड एग्जामाइन अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। ठीक, अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, हम उसको भी दिखाते हैं लिख के। अगर हम ये बोलते हैं, यहाँ पे क्या मैंने बोला, यहाँ पे बोला कि फ्लो किस, वो मिनिमम टेम्परेचर से फ्लो देखा जाता है, जहाँ फ्लो होता है, जहाँ फ्लो मुझे एग्जिस्ट हो करता है। ठीक, बट अगर हम बोलें जिस पे मुझे फ्लो बंद हो जाता है, तो वो क्या हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस पे फ्लो बंद हो जाता है। बात समझ गए? तो 15 16 17 18 19 20 ये सब टेम्परेचर हैं जहाँ फ्लो होता है, बंद किस पे होता है, 14 पे होता है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर 14 हो गया। बट हमें 3 का मल्टीपल भी लेना है, तो हम वो 15 ले लेते हैं। ठीक, हम उसको फिर 12 भी ले सकते हैं। समझ गए? बस जहाँ फ्लो बंद हो जाता है, पर लिखना पड़ेगा फ्लो जहाँ पर सी जो है, इस हिसाब से लिया है मैंने। इफ़, ज़्यादातर हम पहले वाले तरीके देखते हैं। इफ़ डिफाइन इन टर्म ऑफ फ्लो सीज, तो हम यहाँ पर जो लोएस्ट बोला है ना, वहाँ पर मैक्सिमम बोले, वो मैक्सिमम टेम्परेचर, तो यूज मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल डिटरमाइंड बाई, फ्लैश पॉइंट किसके थ्रू हम पता करते हैं? पहला पेंस्की मार्टिन ऑपरेटस, ये बात सही है। रेम्स बॉटम ऑपरेटर मैंने सुना नहीं। सेबल्ट बिस्कोमीटर, इससे विस्कोसिटी निकालते हैं। इस सेबल्ट बिस्कोमीटर जो है, इससे क्या करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं। और रैम्स बॉटम ऑपरेटस इसका अलग, इसका टेस्ट है, उसको अलग यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, तो इन सब के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इन सब ऑपरेटर्स का क्या यूज होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम फ्लैश पॉइंट जान लेते हैं क्या है ना? यहाँ लिखो फ्लैश पॉइंट क्या है। तो लिखो द फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which application of test
एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट फिल्म, causes the vapor above oil to ignite। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा शोर हो रहा था, तो मैं ये बता रहा हूँ इसमें होता क्या है कि हम कोई फ्यूल है, हम उसको थोड़ा हीटअप करना शुरू करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें, तो बस इतना टेम्परेचर हो जाए कि सफिशेंट वेपर क्रिएट हो जाए उस फ्यूल के ऊपर, जिससे कि हम अगर चिंगारी कहीं से क्रिएट करें तो बस वो क्या है, जल सके। हम मान लो लाइटर से एक चिंगारी दें या फिर कोई भी सोर्स लगाएं तो फिर क्या है, एक फ्लेम क्रिएट हो सके, जल सके। तो फ्लेश पॉइंट दैट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट फ्लेम कॉजेज वेपर एबव ऑयल इग्नाइट। ठीक, हम उनको सिंपली एक चिंगारी दें, इग्निशन दें, और उससे क्या वो इग्नाइट हो जाए, जल जाए, फिर चाहे वो तुरंत बंद हो जाए। तो मतलब होता क्या है कि जलने के लिए कि एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो वेपर क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जैसे उतना वेपर मुझे बन जाएगा, फटाक से क्या होगा, वो तुरंत इमीडिएट जलने लगेगा। क्लियर बात समझ में? बट अगर वेपर ज़्यादा नहीं है तो फिर जल के तुरंत बंद हो जाएगा। तो बस वो टेम्परेचर जिस पे ही क्या है, जल जाए फिर बंद हो जाए चाहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्लियर, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। बट अगर थोड़ा हम और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर देखेंगे वेपर अब ज़्यादा बन गई हैं, फिर जल रहा है तो फिर थोड़ी देर तक जलता रहेगा। हम बोलते हैं कम से कम 5 सेकंड तक जलता रहेगा। तो उस मान लो 28 पे जला फिर बंद हो गया, बट 30 पे ऐसे जला कि फिर बंद नहीं हुआ। 5 सेकंड ज़्यादा, 6 सेकंड 7 सेकंड डलता रहा। तो फिर 30 को हम फायर पॉइंट और 28 को फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। फ्लैश पॉइंट कम होता है फायर पॉइंट से। ठीक, तो हम बोलते हैं कि फायर पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल इग्नाइट एंड कंटिन्यूस बर्न अप टू 5 सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। ठीक, तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ऐसे दो टर्म हैं जो एक्चुअली क्या होता है, कई बार यूज होते हैं इंटरचेंजली। कोई फायर को फ्लैश, कोई फ्लैश को फायर बोल देता है, ठीक है, इट्स ओके, बट ये माइनर डिफरेंस इनके बीच में है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट के मुकाबले में। ठीक, ये दोनों फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट किसी भी फ्यूल के बारे में, कोई फ्यूल है हमारे पास, ठीक, इसका एक टर्म, इसकी एक क्वालिटी होती है, वो होती है वोलाटिलिटी। उसका मेजरमेंट होता है। उसको मेजरमेंट किससे करते हैं? उसको मेजरमेंट करने के लिए हम ये दोनों पॉइंट, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, ये दो टर्म यूज करते हैं। ठीक, अगर एक फ्यूल ऐसा है इसका फ्लैश पॉइंट कम है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर बहुत सारी वेपर बन जाती है, ठीक, और एक इसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब जिसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है उसकी वोलेटिलिटी क्या है, कम है। अगर फ्लैश पॉइंट, अगर ध्यान देना क्वेश्चन है, सब आए हुए PSU में आए हुए क्वेश्चन है, फ्लैश पॉइंट अगर बढ़ता है इसका मतलब वोलाटिलिटी क्या होती है, वोलाटिलिटी क्या होती है, घटती है। अगर वो दो कंपाउंड का मिक्सचर है तो उसके लिए अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फ़ा क्या है कि किसी भी कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में कितना वो कैसा है, वोलाटाइल है। ठीक, और ध्यान रखिए ये हमेशा पॉजिटिव होती है और इसी वजह से नेगेटिव कभी नहीं होती है। और नेगेटिव नहीं होने की वजह है कि हमेशा इसको हमेशा क्या करते हैं, हम इसको हमेशा जो मोर वोलाटाइल होता है उसके रेफरेंस में ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। इट इज़ द वोलेटिलिटी ऑफ मोर वोलाटाइल अपॉन वोलेटिलिटी ऑफ लेस वोलाटाइल, राइट।
इस तरीके से लेते हैं। वोलेटिलिटी को हम डायरेक्टली वेपर प्रेशर से डिपेंड करते हैं, वो आपने डिस्टिलेशन में मैंने आपको पढ़ाया है। क्लियर है बात? चलिए, इस क्वेश्चन में 4 इक्विपमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा पूरा। देखो, फ्लैश पॉइंट 5 में कोई क्वेश्चन आएगा, मुझे मालूम है पूरा कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया है। ये बात आपको जान लेना चाहिए। जब समय आएगा तो हम आपको इन सब के फिगर भी दिखाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए। जो पहला है वो है, इसमें फिगर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एबेल एपरेटस, सॉरी, इसमें दिया है पहले पेंस्की मार्टिन। तो आपको मालूम है कि फ्लैश पॉइंट पता करने के लिए हम पेंस्की मार्टिन का यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि फ्लैश पॉइंट के लिए 3 इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। यहाँ डालो हेडिंग फ्लैश पॉइंट। ठीक, 3 इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करते हैं? ए, कौन सा यूज करते हैं? पहला इक्विपमेंट है, इसे बोलते हैं एबेल एपरेटस। एपरेटस, एबेल एपरेटस, ये यूज करते हैं। इसके थ्रू हम किलोज बोलते हैं इसको हम रिफाइनरी भाषा में, किलोज कप फ्लैश पॉइंट हम पता करते हैं। इससे कौन सा हम पता करते हैं? क्लोज कप, ओपन कप और क्लोज 2 होते हैं, तो क्लोज कप फ्लैश पॉइंट हम इससे पता करते हैं। शर्त यह है कि जो ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसका फ्लैश पॉइंट 19 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जिसका 19 से 49 तक है, तो उसको हम एबेल एपरेटस के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, है ना? तो ये आपको पूरा विस्तार समझा रहे हैं। ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर हमारा ऐसा कोई फ्यूल हो जिसका ज़्यादा हो उससे, तो हम फिर हम उसको दूसरा यूज करते हैं, पेंस के मार्टिन का, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो लिख लीजिए, पेंस्की साइंटिस्ट का नाम है पेंस्की मार्टन्स फॉर फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक, दोनों के लिए, फ्यूल ऑयल के लिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए। और लिक्विड जो बिटुमेन होता है, बिटुमेन, ठीक, बिटुमेन के लिए। बट ध्यान रखना है कि उसका ज़्यादा फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। ठीक, बिटुमेन, देखो बिटुमेन कटबैक, इसमें शर्त क्या है कि जो फ्लैश पॉइंट है, अगर फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा है, तो हम उस केस में इस टाइप से जो पेंस्की मार्टिन है हम उसका यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है बात? पेंस्की मार्टिन क्या करेंगे? पेंस्की मार्टिन एपरेटस का यूज करेंगे या फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा है। अगर वो 49 से कम है तो हम एबेल एपरेटस थ्रू पता करेंगे, तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर अगर हम इससे पता कर लें, मान लो 50 है और इससे पता कर लें तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर 60 है फिर इससे पता कर लें, एक्यूरेसी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जितना रेंज से बाहर जाओगे एक्यूरेसी गारंटी खत्म होती जाएगी। जैसे मोबाइल लेते हो ना दुकान से, फिर बोलते हो कि सर मुझको इसको सही करवाना है, बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गांव में खुलवा लूँगा किसी जुगाड़ू मिस्त्री से, तो गारंटी ख़त्म हो जाती है। अब जुगाड़ू खुलवा लिया तो आप वहीं खुलवाओ, समझेंगे ये चीज़। अच्छा, एक और इसका मेथड है जिसको बोलते हैं क्लीवलैंड ऑपरेटस, वो भी लिख लो, जिस सब पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लीवलैंड ऑपरेटस, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कवर होंगे आपके, ध्यान रखिए। नॉलेज ही नॉलेज है, और बहुत सिंपल तरीके से समझा भी रहा हूँ आपको। लिखो, इट इज यूज टू
मेजर फ्लैश पॉइंट या फिर फायर पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्यूल ऑयल एंड those products having open cup flash point below, ठीक क्या लेगा, इट इज यूज टू मेजर फ्लैश पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट फ्यूल ऑयल एंड दोज प्रोडक्ट हैविंग एन ओपन कप फ्लैश पॉइंट बिलो 79, ठीक। अगर किसी भी फ्यूल ऑयल का 79 से कम है, ठीक, तो उसको छोड़ दो, बचे हुए जिनका उससे ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा वाला, तो ऐसे कंडीशन में हम उनका क्या करते हैं, उसका फायर पॉइंट फ्लैश में पता करने के लिए क्लीवलैंड एपरेटस यूज करते हैं। यानी इसमें अगर आपका फ्लैश पॉइंट 79 से ज़्यादा है तो उसका यूज करना सिंपल। 19 से 49 के लिए हम एबल एपरेटस, 49 से ऊपर के लिए और 79 से नीचे के लिए पेंस्की मार्टिन और 79 से ऊपर के लिए क्लीवलैंड एपरेटस यूज करते हैं। चलिए, तो ये तो समझ गया, आंसर इसका हो गया पहला। बट इसमें दूसरा एक दिया हुआ है, इसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिसे बोलते हैं रैम्स बॉटम ऑपरेटस, ठीक। अब भाई ये रैम्स बॉटम ऑपरेटस क्या है इसको भी समझते हैं, इसका एप्लीकेशन समझते हैं क्या है, ठीक है, आइए इसको समझें। जो रैम्स बॉटम ऑपरेटस होता है, क्या बोलते हैं इसको, आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था कि जो कोनार्सन मेथड होता है और रैम्स बॉटम होता है, ये दोनों हम कार्बन रेजिड्यू पता करने के लिए करते हैं। क्लियर, दोनों का हम क्या करते हैं, एक ही इनका यूज है। तो सबसे पहला इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सेवल्ट विस्कोमीटर सी, ठीक। तो जो सेवल्ट विस्कोमीटर है उसका यूज तो हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए सेवल्ट विस्कोमीटर, विस्को उसके नाम से मालूम पड़ रहा है, इसका नाम ही है सेवल्ट विस्कोमीटर। इससे क्या निकालते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इससे निकालते हैं। ध्यान रखिए, डायनामिक विस्कोसिटी नहीं निकालते, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं, न्यू निकालते हैं। म्यू अगर बोल दिया आपने तो गलत हो जाएगा, हम क्या निकालते हैं, न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं। लिख देता हूँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये जो होता है वो इफ्लक्स टाइप का होता है, इफ्लक्स के थ्योरी पे काम करता है। जब कोई भी पात्र है उसमें एक होल होता है, ये नीचे गिरता है अंडर थ्रू द ग्रेविटी, तो वहाँ पर ये न्यू का रोल आता है, जो मैंने आपको एफएम में पढ़ाया था, ठीक। तो वहाँ पर फिलहाल इसका यूज क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालने के लिए इसका यूज होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, एफएम में बहुत एप्लीकेशन है, हमने आपको समझाया भी है सारी चीज़ें। अब इसमें एक ऑप्शन दिया रैम्स बॉटम और कोनार्डसन, दोनों एक ही चीज़ें बताते हैं, तो लिख लो पहले कोनार्डसन, कोनार्डसन ऑपरेटस, ठीक। और इसमें एक और लिख लो रैम्स बॉटम, ठीक है, रैम्स बॉटम
स्पेलिंग से देख लेना, ऑपरेटस। अब जो क्विनार्सन ऑपरेटस होता है, अगर हमें देखना है कि भाई इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, हाई टेम्परेचर डिस्टिलेशन, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कंपाउंड टूट जाता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना, खराब होना। डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्याली में लेते हैं, क्रूसिबल में करते हैं, ठीक। और जो रैम्स बॉटम होता है उसमें थोड़ा हम क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फर्नेस के थ्रू। फर्नेस मेंटेनिंग 550 प्लस माइनस नहीं 550 टेम्परेचर ले लो, ठीक। टाइम ले लो, टाइम 20 प्लस माइनस 1, यानी 19 से लेकर 21 मिनट तक टाइम लेते हैं। टेम्परेचर होता है 550 और वहाँ पर हम पता करते हैं कोई फ्यूल में कितना कार्बन रेजिड्यू है। दोनों का एक ही पर्पज, तो लिख देता हूँ, टू फाइंड आउट कार्बन रेजिड्यू, ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दोनों का एक ही पर्पज है, समझिए। तो ये जानकारी मुझे लगता है मोर देन सफिशेंट है इनके बारे में। तो 18 नंबर का आंसर है ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि रेड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इज द मेजर ऑफ इट्स। अब मैंने देखा दो प्रकार के वेपर प्रेशर यूज होते हैं, एक तो सिंपल वेपर प्रेशर होता है और दूसरा होता है रेड वेपर प्रेशर, ठीक। तो रेड वेपर प्रेशर में क्या होता है कि रेड वेपर प्रेशर किसी भी जो यहाँ पर कार्बोरेटर वगैरह में जलता है हमारा फ्यूल पेट्रोल वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि तेज़ी से जलेगा और उसका वेपर ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा वेपर बनेंगे, इससे वेपर लॉकिंग की समस्या आ जाएगी, पूरा वेपर लॉकिंग समस्या आ जाएगी, इससे फ्यूल आगे बढ़ना बंद हो जाएगा और तरह तरह की दिक्कतें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक। तो जो रेड वेपर प्रेशर होता है गैसोलीन का, वो वेपर लॉकिंग टेंडेंसी को बताता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब वेपर लॉकिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, क्लियर, अदरवाइज कम है। तो उसमें पहला ऑप्शन है पावर पॉइंट गलत, क्लाउड पॉइंट गलत, वेपर लॉकिंग टेंडेंसी सही, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि गैसोलीन है ना, इन सब के लिए जो वेपर प्रेशर पता किया है कि ये सिंपल वेपर प्रेशर होता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके बर्तन बंद है, यहाँ पर भरा हुआ है पेट्रोल, तो अब जो पड़ेगा इस तरीके से उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है, क्लोज सिस्टम क्लोज होना चाहिए, अगर वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है तो उस वेपर प्रेशर को हम रेड वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक, जिस सेम तरीके से होता है। क्लियर बात। ये लिक्विड और गैस इन दोनों के लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो थोड़े से अलग अलग होते हैं। जो लिक्विड के लिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, हम लोग अदर लिक्विड मैथेनॉल एथेनॉल सब गैस निकालते हैं, वैसे होते हैं। बट जो हम बात करें किसी गैस की जैसे कि एलपीजी, तो उसके लिए वो अलग होते हैं। उनके लिए जो लिक्विड के लिए होते हैं पेट्रोल के लिए वो तो सेम होते हैं, ठीक। और जो गैस के लिए टेस्ट होता है वो पहली बात तो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वेश्चन आ चुका है। एलपीजी के लिए रेड वेपर प्रेशर टेस्ट किस टेम्परेचर पर होता है, तो आंसर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक। यहाँ पर जो रेड वेपर प्रेशर निकलता है वो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत एक्चुअल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एयर भी प्रेजेंट होती है। अब आप एक जानते हो कि भाई अगर आप कार्बोरेटर में बात करो, वहाँ फ्यूल को कंबशन करते हैं तो साथ में क्या उसके एयर भी है, तो एयर का भी प्रेशर है। तो अब हम जो समझे कि भाई फ्यूल का ये
वेपर प्रेशर है, स्क्वायर्ड वेपर प्रेशर कहेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो उससे कुछ कम क्वांटिटी है। क्लियर होगी बात? ये बात आपको जान लेनी है। इसमें हम कुछ पॉइंट हैं इनको हाईलाइट करते हैं। एक टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं ट्रू वेपर प्रेशर। ट्रू वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस रेड वेपर प्रेशर से, 5 to 9% हायर देन रेड वेपर प्रेशर। रेड की स्पेलिंग क्या है? REID, रेड वेपर प्रेशर, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए? इसमें क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो रेड वेपर प्रेशर टेस्ट होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक। इसमें पहला जो होता है, नोट कर लीजिए, पहला जो होता है फ्यूल चैम्बर होता है। फ्यूल चैम्बर इसका पहला पार्ट होता है। क्लियर? दूसरा इसमें एयर का चैम्बर होता है। अगर फ्यूल चैम्बर का वॉल्यूम B है तो इसका वॉल्यूम 4B होगा, यानी 4 टाइम में ज़्यादा होता है। साथ में इसमें क्या होता है, एक प्रेशर गेज लगा होता है, प्रेशर गेज यानी PG लगा होता है, राइट। दिस इज द PG, जिससे कितना प्रेशर पे हमारा वो टेस्टिंग हो रही है मुझे पता लगे। बेसिकली ये 3 यहाँ पर होते हैं, ठीक। इसके अलावा आजकल सिस्टम हाईटेक हो गया है तो कुछ चीज़ें इसमें और ऐड हो जाती हैं। देखो आजकल हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। आपको मालूम है कि जल्दी में E20 सिस्टम लॉन्च हुआ है। हमारी जो बाइक हैं या फिर और गाड़ियां जो कि पेट्रोल चलती हैं तो उनमें E20 सिस्टम लागू कर दिया गया है। मतलब आप उनको 100% पेट्रोल की जगह पर 20% उसमें मेथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जहाँ पर हम गैसोलीन यूज़ करते हैं, स्पेशली मिक्सचर यूज करते हैं, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी वजह से क्या है कि ज़्यादा वेपर प्रेशर वाला हमने फ्यूल यूज कर लिया तो वहाँ पर वेपर लॉकिंग की समस्या आएगी, जिससे हमारा गाड़ी कहीं भी ख़राब हो सकती है, बंद हो सकती है, और बहुत तरह तरह की दिक्कतें हमें हो सकती हैं। गाड़ी हम चालू करेंगे फिर लॉकिंग होगी फिर बंद होगी, ये सब दिक्कतें हमारे सामने आएंगी। इससे क्या होगा कि तरह तरह से हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होगी, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो सब दिक्कतों को अवॉइड करने के लिए इस टेस्ट को हम करते हैं, और तभी हम उसको फिर हम रिफाइनरी से अलग अलग जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ तक इसको भेजते हैं, ठीक। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं अनिलिंग पॉइंट के बारे में। व्हाट इज अनिलिंग पॉइंट? लिखो। अनिलिंग पॉइंट जिस तरीके से फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पावर पॉइंट, ये सब के टेम्परेचर हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई अनिलिंग पॉइंट कितना है तो कोई क्या बोलेगा, मालूम? ये बोलेगा कि इस फ्यूल का अनिलिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये कोई टेम्परेचर है, समझ गए? तो लिखो इसके बारे में, ये कौन सा टेम्परेचर होता है, लिखो। लिखो अनिलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑयल, जिसका मैंने बोला 17 डिग्री है, उस ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ। एन पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द टेम्परेचर at which oil is completely miscible with an
इक्वल वॉल्यूम ऑफ अनिलिन। समझ गए? इसमें होता क्या है, हम एक एक वैसे मतलब बीकर ले लेते हैं और इसमें मान लेते हैं कि 50 ml एनिलिन ले लेते हैं, चलिए, प्लस हमने वो ऑयल ले लिया है, कितना, सेम वॉल्यूम 50 ml ले लिया है, 50 ml एनिलिन है, एनिलिन क्या कंपाउंड है, और ऑयल भी कितना लिया, 50 ml लिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब जब मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा कितना, 100 ml वॉल्यूम होगा। अगर आइडियल मान लें तो 50-50 100 होगा, आइडियल नहीं माने तो या तो थोड़ा कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड जब होता है नेचर ऑफ मिक्सचर, है ना, मास्टर्स में पढ़ाया था। तो अब इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो जो होगा 100 ml। अब यहाँ पर हम क्या करें, इनको मिक्स करना शुरू करें, राइट, मिक्स करना शुरू करें तो इसमें होगा क्या कि ये इजीली मिक्स नहीं होंगे, ऑयल और एनिलिन सब इजीली मिक्स नहीं होंगे। मान लो इनका टेम्परेचर है अभी 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, हमने बढ़ाया 19 कर दिया, मिक्स नहीं हुए, 21 के मिक्स नहीं हुए, जब 25 किया तो अब जो मिक्स हो गए। इससे ऊपर करेंगे तो निश्चित ही मिक्स और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कंप्लीटली मिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये दोनों कंपाउंड इक्वल वॉल्यूम में जो लिए हैं मैंने मिक्स हो जाए अच्छे से, उस टेम्परेचर को इस फ्यूल का, ऑयल का, हम अनिलिन पॉइंट कहते हैं, ठीक, क्लियर बात। अरे यार ये सब करते क्यों हैं, क्वेश्चन ये है, इससे क्या मुझे फ़ायदा मिला, अब समझिए। एनिलिन जो है ये बहुत खुरापाती कंपाउंड है। एनिलिन ये क्या है, एनिलिन जो है पुअर सॉल्वेंट होता है, पुअर सॉल्वेंट होता है। किस में होता है पुअर सॉल्वेंट, जो होता है एलिफेटिक में, मतलब पैराफिनिक वाले में। जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें पुअर सॉल्वेंट है, मतलब एनिलिन बहुत कम डिजॉल्व होगा किसमें, एलिफेटिक कंपाउंड में, क्लियर बात। ऐसे ही एनिलिन जो होता है वो एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, एक्सेलेंट सॉल्वेंट है किसके लिए, एरोमेटिक के लिए। हमारी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड में तो बहुत ज़्यादा तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा जी, कौन, एनिलिन, और एलिफेटिक में आप बहुत मुश्किल से डिजॉल्व होगा, उनके लिए पुअर सॉल्वेंट है, और एरोमेटिक के लिए एक्सेलेंट सॉल्वेंट, तुरंत डिजॉल्व। जैसे कि हमारा वाटर जो है अमोनिया के लिए एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, समझ गए। 540 ग्राम अमोनिया डिजॉल्व हो सकती है 1 लीटर वाटर में, समझ गए बात। 100 ग्राम पानी में या 100 ml पानी में 54 ग्राम अमोनिया डिजॉल्व हो सकती है, दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो अब इसमें क्या है कि मैंने बोला कि जो एनिलिन है वो एलिफेटिक के लिए तो बिल्कुल बेकार होता है कंपाउंड सॉल्वेंट, और जबकि एरोमेटिक के लिए कैसा होता है, एरोमेटिक के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बात दो समझ गए। अगर इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है एनिलिन, तो बहुत कम टेम्परेचर पर ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर आराम से हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर मिलेगा, समझ गए, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर मिलेगा, तब डिजॉल्व हो पाएगा, समझ गए बात। इसका मतलब अगर कोई फ्यूल है, कोई फ्यूल है और उसके लिए एनिलिन पॉइंट, एपी बोल रहा हूँ, एनिलिन पॉइंट लो है, लो एनिलिन पॉइंट, इसका मतलब उसमें एरोमेटिक ज़्यादा है, मोर एरोमेटिक कंटेंट है किसमें, फ्यूल में। अगर एनिलिन पॉइंट कम है, इसका मतलब उस जो जिसमें हमने डिजॉल्व किया एनिलिन को फ्यूल में, ऑयल में, उसमें एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा है, समझ गए। ऐसे ही जिसका हाई है किसी फ्यूल का एनिलिन पॉइंट, इसका मतलब उसमें एरोमेटिक कम है, मतलब पैराफिनिक या फिर एलिफेटिक ज़्यादा है। इसी को लाइन में लिख लो,
इफ एरोमेटिक इज हाई इन फ्यूअल, एरोमेटिक ज़्यादा है तो मुझे लो आयरन पॉइंट मिलेगा, समझ गए। या फिर नीचे ऐसे लिखूँ मैं, एरोमेटिक लो है तो हाई मिलेगा, एरोमेटिक लो है तो मुझे हाई आयरन पॉइंट मिलेगा। अब या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसी कहानी को इसको कैसे लिखूँ कि समझ गए, एरोमेटिक ज़्यादा है तो कम टेम्परेचर पे ही हमारा काम बन जाएगा, आयरन पॉइंट मुझे कम मिलेगा। ठीक, आयरन पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि हम डिजॉल्व कर रहे हैं एनिलीन में। ऐसे इफ़ एलिफेटिक मतलब पैराफिनिक, एलिफेटिक कंपाउंड मतलब पूरा लिख लो, कंपाउंड इज हाई इन फ्यूल। अब एलिफेटिक क्या है, ज़्यादा है तो मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए डिजॉल्व करने के लिए, तो हाई एनिलीन पॉइंट। ऐसे एलिफेटिक अगर लो है तो लो एनिलीन पॉइंट, समझ गए। एक कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। तो ये कहानी थी इसकी। ये क्वेश्चन का सर अनिल क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, बीएससी बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनमें आता है, आईओसेल में, बीपीसीएल में, सब में आता है। अनिल अनिल का फार्मूला क्या होता है। एक आपने पढ़ा हो बेंजीन C6H6 पढ़ा, ऐसा होता है। कैकुले ने एक स्ट्रक्चर दिया था, कैकुले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। ठीक, तो C6H6 ये फार्मूला होता है। बट एक H हटा दो और यहाँ पर NH2 लगा दो, C6H6 इसमें एक H हटा दो तो क्या बचेगा C6H5 और NH2। तो यही फार्मूला होता है एनिलीन का। क्या फार्मूला होता है, C6H5NH2। बात समझ में, ये फार्मूला है इसका। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 12 × 6 + 5 + 14 + 2 तो लगभग 93 के राउंड आ जाएगा। ठीक, ये सब है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ तो 84.1 बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप लेबोरेटरी में कभी जाना तो लेबोरेटरी में ये बिल्कुल पानी जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक, जस्ट लाइक पानी, यानी कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। अगर उसमें डट्टक आपने कैप सही से लगा रखा है तो उसमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। बट अगर आपने इसमें एयर को ऐड कर दिया, एयर घुस गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो एक इसका कलर हो जाता है येलो टू ब्राउन कलर। ठीक, हल्का सा येलोइश और ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है अगर एयर इसने एब्जॉर्ब कर ली है तब। तो आप देखोगे कि जो आप ये समझ लीजिए कि हाई आयरन पॉइंट इंडिकेट अबाउट द हाई iron point indicate about the high paraffinic compound contained in fuel. Yeah? If a fuel have more and more amount of aliphatic compound, paraffinic compound, then its iron point becomes very high. Okay, and vice versa. तो अगर पैराफिनिक कंपाउंड ज़्यादा है तो इनकी वजह से जो हमारा डीजल होता है उसका सीटे नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने जाना सीटे नंबर ज़्यादा होगा मतलब उसकी इग्निशन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसका डीजल इंडेक्स भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर। इसके विपरीत अगर उसमें एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा है, सीटे नंबर कम हो जाएगा और इग्निशन क्वालिटी उसकी बेकार हो जाएगी। समझ गए बात। तो ये बात आपको जाननी है और सारे टॉपिक को लिंक करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, कैसे हम पढ़ाते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कितनी मेहनत इसमें लगती है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अगर आप हमारे ये वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे इस कंटेंट को ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन केमिकल ग्रुप है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ हमारा एप्लीकेशन है, ज्वाइन करिए, पूरा प्रोफाइल भरिए अच्छे से, उसमें फ़ोटो लगाइए अपना, और उसके बाद आप देखिए हम 2 कोर्स पढ़ाते हैं। थ्योरी वाला कोर्स सुपर कैप्सूल
और ओपी गुप्ता जो वर्ड पॉपुलर सोल्यूशन है हमारा, उसका नाम है सुपर एडॉन सीरीज। आप इनको 1/1 सब्जेक्ट ले सकते हो, बनाम पूरे सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हो, ठीक। और फिर हम टेस्ट सीरीज आपके लेते हैं कंटिन्यूस। हम मिनिमम 3 मंथ में आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर देते हैं। अगर आप मेरे बताए रास्ते चलते हो तो सिलेक्शन का 100% गारंटी हम देते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।